हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए और उनका स्वागत एक ऐसी जगह पर हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। और जो कुछ हुआ वो दक्षिण एशिया की राजनीति को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए इसी हैरान करने वाली घटना की तह तक चलते हैं। आखिर सवाल यह है कि भारत के एक छोटे से कस्बे में तालिबान के लिए इतना जबरदस्त स्वागत क्यों हुआ और इससे भारत अफगानिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो हुआ ये कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में अपनी मीटिंग्स निपटाकर पहुंचे उत्तर प्रदेश के देवबंद, और वहां जो हुआ वो सच में देखने लायक था, अविश्वसनीय था। सोचिए, जैसे ही उनकी गाड़ी शहर में दाखिल हुई, लोगों ने उन पर फूलों की बारिश कर दी। हजारों की भीड़ थी, नारे लग रहे थे। भारत में किसी विदेशी मंत्री के लिए ऐसा स्वागत, सच कहूं तो पहले कभी नहीं देखा गया। तो सवाल उठता है, देवबंद ही क्यों? हाँ, ये सही है कि यहाँ की आबादी में 71% मुस्लिम है, पर असली वजह ये नहीं है। असली वजह है दारुल उलूम देवबंद। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली इस्लामिक मदरसों में से एक है। और इस पूरे रहस्य की जड़ उस कनेक्शन में है जिसका जिक्र खुद तालिबान के मंत्री ने किया। ये एक ऐसा वैचारिक धागा है जो भारत के इस छोटे से कस्बे को सीधा अफगानिस्तान से जोड़ता है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि देवबंद इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा सेंटर है और अफगानिस्तान का उससे गहरा नाता है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से छात्र यहां पढ़ने आएं। तो आखिर ये कनेक्शन है क्या भला? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दुनिया के लगभग 90% मुसलमान सुन्नी हैं। ठीक, अब सुन्नी इस्लाम में भी सोच के 4 बड़े स्कूल हैं। इनमें से एक है हनफी स्कूल, और इसी हनफी स्कूल से निकला है देवबंदी आंदोलन। ये जो देवबंदी आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1866 में इसी शहर देवबंद में हुई थी। ये एक तरह का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मकसद था इस्लाम के ग्रंथों की एक खास तरीके से व्याख्या करना, और यही खास व्याख्या इस पूरी कहानी का दिल है। अब सवाल ये है कि भारत में शुरू हुआ एक आंदोलन तालिबान के लिए इतना जरूरी कैसे हो गया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सोच, ये आइडियोलॉजी सरहदों को पार करके अफगानिस्तान की राजनीति का सेंटर बन गई। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 1866 में भारत में। फिर 1947 में जब बंटवारा हुआ तो कई बड़े देवबंदी विद्वान पाकिस्तान चले गए। वहां उन्होंने मदरसे खोले, और फिर 1980 के दशक में यही विचारधारा अफगानिस्तान पहुंची, और आज तालिबान के ज्यादातर बड़े नेता इन्हीं देवबंदी मदरसों के पढ़े हुए हैं। और इस आंदोलन का असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए। पाकिस्तान के 65% मदरसे देवबंदी विचारधारा को फॉलो करते हैं। जरा सोचिए, इस पूरे इलाके पर उनका वैचारिक कंट्रोल कितना मजबूत होगा। और एक और दिलचस्प बात सुनिए, पाकिस्तान का जो दारुल उलूम हक्कानिया है, जिसे जिहाद की यूनिवर्सिटी तक कहा जाता है और जहां से अनगिनत तालिबानी नेता निकले, उसके संस्थापक मौलाना अब्दुल हक बंटवारे से पहले इसी देवबंद में पढ़ाया करते थे। मतलब सीधा पर्सनल कनेक्शन है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन आज की तारीख में इसका क्या मतलब है? ये जो पुराना कनेक्शन फिर से सामने आया है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये इस इलाके में एक नए जियोपॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत है? इस दौरे पर तालिबान के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखने को मिले। एक तरफ पाकिस्तान के लिए उनका मैसेज बेहद सख्त था, खेल खेलना बंद करो, और दूसरी तरफ भारत के लिए उनका रुख था एकदम दोस्ताना और पॉजिटिव। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक शिफ्ट है। और पाकिस्तान को दी गई चेतावनी कोई हल्की फुल्की नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे साम्राज्यों के कब्रिस्तान वाली धमकी दी। कहा कि अगर अफगानिस्तान को ज्यादा परेशान करोगे तो अपना हश्र याद कर लेना, जो अंग्रेजों और अमेरिकियों का हुआ। और दूसरी तरफ भारत के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने इंडियन कंपनियों को अपने यहां माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इनवाइट किया है, और हमारे विदेश मंत्री ने भी इस न्योते का गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक पुरानी साझा धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत अब भारत और अफगानिस्तान के बीच डिप्लोमेसी की एक नई मजबूत नींव बनती दिख रही है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये भविष्य की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा टूल बन सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या तालिबान का भारत की तरफ ये झुकाव और पाकिस्तान से ये बढ़ती दूरी साउथ एशिया में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगी? ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।